जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में जो आर्टिकल्स आए हैं रेलेवेंट हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में। तो कुछ 12 आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर लेक्चर आपको थोड़ा लेंथी लगता है तो आप इसको बेशक 1.5x या 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो रेलेवेंट आर्टिकल्स की हम जो डिस्कशन है वो अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला आर्टिकल है द राइज ऑफ अ नेशन। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी बांग्लादेश ने सेलिब्रेट करी है। बांग्लादेश वाज लिबरेटेड ऑन द 16th of December 1971. So obviously Indian army and the government of India played a very significant role in as far as the independence of Bangladesh is concerned. तो अब फ्रॉम 1971 टू नाउ बांग्लादेश एंड इंडिया। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वेरी ब्रीफली, तो दिसंबर 1970 के जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान में अवामी लीग की जो पार्टी थी, दिस वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो फादर हैं। नाउ सो दिस पार्टी हैड वॉन अ रिजाउंडिंग विक्ट्री एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो बात थी, दिस डिडंट गो वेरी वेल विद द मिलिट्री पीपल, विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन द वेस्ट पाकिस्तान, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट बांग्लादेश वाज द ईस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे जनरल यहिया खान और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो आगे जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। नाउ दे डिडंट वांटेड टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवांटेज टू दी अवामी लीग, कि उनको किसी भी किस्म का एडवांटेज मिले कि वो अब किसी भी किस्म की पॉलिटिकल प्रेजेंस अपनी बांग्लादेश में बना सकें। तो 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान आर्मी वाज लेट लूज ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश। नाउ अब इस पूरे संघर्ष में बहुत सारे जो कॉमन सिटीजन्स थे बांग्लादेश के, चाहे वो किसान थे, स्टूडेंट्स थे, बंगाली ऑफिसर्स थे या बंगाली स्पीकिंग ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी थे। सो इन्होंने एक फोर्स बनाई, इन्होंने एक ग्रुप बनाया विच वॉज कॉल्ड एज द मुक्ति बाहिनी, राइट। सो दिस इन अ डेस्परेट गैम्बल पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया ऑन द 3rd of December। और जैसे कि आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फोर्सेज इन ईस्ट पाकिस्तान, द ग्रेट सरेंडर, अ बिग एम्बैरेसमेंट टू द पाकिस्तान आर्मी, जो 90,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को, एंड इसके चलते बांग्लादेश लिबरेट हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी अमेरिका से, और इंडिया को, जैसे कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा कि इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी सोवियत यूनियन से इस फेज के दौरान। नाउ जर्नी कैसी रही है बांग्लादेश की पोस्ट लिबरेशन? अब 5 डेकेड्स हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश की। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में स्टेबल डेमोक्रेसी इतनी, देखिए 1971 में बेशक लिबरेशन मिल गया था, बट इट वाज नॉट टिल द अर्ली 90s के बांग्लादेश में एक स्टेबल डेमोक्रेसी आ सके, बिकॉज लेट 70s में और 80s के जो डेकेड में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था, राइट। सो बट द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी बैक इन बांग्लादेश वाज वेरी इंस्पायरिंग, स्पेशली इन द साउथ एशियन रीजन। जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी बार कहता हूं कि साउथ एशिया में स्टेबल डेमोक्रेसी अगर कोई कंट्री रही है इतने सालों से, वो इंडिया ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसीज नहीं रही हैं। तो इट वाज अ वेरी वेलकम चेंज इन बांग्लादेश दैट इन द अर्ली 90s बांग्लादेश रिस्टोर्ड बैक टू डेमोक्रेसी। और इसके चलते अब बांग्लादेश की बात करें आज के टाइम पे, तो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा अपना एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी दिखाई है। आज के टाइम पे बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द राइजिंग इकोनॉमीज इन साउथ एशिया। IMF की अगर हम रिपोर्ट को माने तो बांग्लादेश विल सून ओवरटेक द इकोनॉमिक ग्रोथ, विल सून एक्सीड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, इसके चलते 1990s में मोहम्मद यूनुस जो थे उन्होंने काफ़ी ऐसे माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, रूरल क्रेडिट प्रोग्राम शुरू करे थे, जहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट योगदान रहा था। सो वुमेन हैड कम टू द फोरफ्रंट इन दीज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, in these credit programs which was started by Mohammed Yunus, whether in seeking justice or empowerment. Now, आज के टाइम पे बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन ट्रैजेक्टरी की बात करें, सो रिलेशंस हैव बीन ऑन एन इवन नील, एंड ये अप्स एंड डाउन्स बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में रह चुके हैं। Potential of the relationship as well as the mutual sensitivities and core interest would need
मोर अटेंशन। सो डेफिनेटली देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है। देखिए अब बांग्लादेश के अगर हम बात करें, सो इंडिया का जो पूरा, अगर हमारी कंट्री का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है दैट टचेस बांग्लादेश। बंगाल की बात करें सो ऑब्वियसली पहले बांग्लादेश तो प्री इंडिपेंडेंस तो बंगाल का ही पार्ट था, पहले तो ये बंगाल ही कहा जाता था। अब पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्टूर की बात करें तो 1974 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का जो डिस्कॉर्ड चल रहा था वो फुलफिल कब होता है? 2015 में, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ममता बनर्जी यानी कि जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने काफ़ी यूपीए के टाइम पे काफ़ी इस इशू को ऑब्स्ट्रक्ट भी किया था। तो रीजनल जो पॉलिटिक्स है, बिकॉज यूपीए के टाइम पे कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा था, तो उसके चलते यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इतने सालों से वो नहीं हो पाया था। इट was only in 2015 when the land boundary agreement was signed and the enclaves which were present in India were transferred to Bangladesh and the enclaves present in Bangladesh were transferred to India. अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो बांग्लादेश की हैं, तो अभी तो अवामी लीग तो प्रो इंडिया है। तो शेख हसीना जो है शी इज ऑलवेज बिन वेरी प्रो इंडिया, वेदर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, वेदर डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, और वेदर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, सो खालिद जिया जो हैं उसके इस बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हेड हैं। सो दिस पार्टी इज नॉट वेरी सपोर्टिव, is not very pro the idea of secularism, right? However, the present government is very supportive of having a good relation with India. इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ बांग्लादेश की बात करें, नाउ बांग्लादेश एट प्रेजेंट लीड्स साउथ एशिया इन ऑलमोस्ट ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिसेस। सो फॉर एग्जांपल, अब देखिए बांग्लादेश तो खैर बहुत छोटी कंट्री है इंडिया के मुकाबले, तो वो कंपैरिजन करना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जहां पे इंडिया का जो रैंक है इतना अच्छा नहीं है, बट बांग्लादेश का रैंक बहुत बेहतर है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम वाज कहां, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम 1971 में वो 61% लोअर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, और आज पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश इज 62% हायर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो बांग्लादेश इज इवन स्मॉलर देन पाकिस्तान, बट पिछले 50 सालों में बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां से कहां आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, मिक्स्ड सिग्नल्स। सो दोस्तों ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में है? सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, खास करके जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, खासकर अब इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, पैंडेमिक के चलते प्रोटेक्शनिज्म क्या सही है क्या गलत है? ये जो वेव है एंटी ग्लोबलाइजेशन का, क्या ये सही है कि पैंडेमिक के बाद ज्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए या ग्लोबल कन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए? आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं पिछले 30 सालों में 1991 के बाद जब से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा है, जब से ग्लोबलाइजेशन का एरा शुरू हुआ है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं देशों के बीच में वो कम हो गए हैं। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स वो रहते हैं, लेकिन वॉर्स और बैटल्स इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। अब पीछे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का पीछे कमेंट आया था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उन्होंने कहा दैट द पैंडेमिक एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ केस फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन्स विद मोर नेशनल कैपेसिटीज। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये जो उन्होंने निशाना लगाया है वो चाइना के लगाया है। अब पैंडेमिक के चलते बहुत सारा क्रिटिसिज्म चाइना को फेस करना पड़ा कि ये चाइना फ्लू है, जो कोरोना वायरस है, तो ये वुहान फ्लू है, चाइना फ्लू है, तो चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर दो, उनके साथ एंगेज करना बंद कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी इस बात को मोबिलाइज किया था 2020 में, बहुत सारी कंट्रीज को मोबिलाइज किया था दैट कैसे वो अपना जो ट्रेड है वो बॉयकॉट कर सके चाइना के साथ। हमारे यहाँ पे भी हमारे और चाइना के बीच में रिलेशन पिछले 2 सालों से कुछ खास अच्छे नहीं है, तो हमने भी चाइना को बॉयकॉट करने की बात करी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना को बॉयकॉट हर कोई करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो आज के टाइम पे भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बात तो अच्छी है कि हम नेशनल कैपेसिटी बना सकें, अगर दुनिया सप्लाई चेन कैपेसिटी के लिए अगर इंडिया में अपना इन्वेस्ट करे, अगर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अगर सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ के लिए अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते तो इंडिया वुड वांट दैट अपॉर्चुनिटी। बट इतना आसान नहीं है चाइना को रिप्लेस करना, 1 साल में 1.5 साल में इंडिया चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इंटेंट जरूर अच्छा है ये बात का, लेकिन सिग्नल जो है चाइना के अगेंस्ट ही जाता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। बट कहीं ना कहीं हम ये इस पूरे कंटेक्स्ट में हम वी कांट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं दैट लुक
ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, बिकॉज अगर अब देखिए आत्मनिर्भरता की बात होती है तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भरता और क्या है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। वेल, आत्मनिर्भरता प्रोटेक्शनिज्म है, उसका एक स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आत्मनिर्भरता को आप एक प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं देखते हैं तो वो भी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो पर एज पर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, द अदर पीपल कैन ऑपरेट इन योर इकोनॉमी ऑन टर्म्स विच आर एडवांटेजियस टू देम। नाउ दिस इज रिडिकुलस। तो ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के चलते जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो बर्बाद हो या लोगों के पास नौकरी चले जाए बिकॉज ऑफ अदर कंपनीज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज इन आवर कंट्री एंड सेटिंग अप प्लांट। सो वी वुडंट वांट कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है वो हर्ट हो। तो ये बात कहना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का सही है, यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। बट प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो प्रोटेक्शनिज्म का जो मतलब है, जो एम्बिट है, वो इनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। Now, why anti-globalization idea is a dangerous idea? Now, on one hand, हम कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए, और दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भरता भारत कैंपेन की बात करते हैं। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत मिक्स सिग्नल्स जो हैं इन्वेस्टर्स को कन्वे होते हैं, ठीक है। एक तरफ हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ और एंगेज करना चाहते हैं, एक तरफ हम बाकी कंट्रीज को इंकरेज कर रहे हैं दैट अगर आप चाइना के, अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग चाइना से अगर हटा के किसी और कंट्री में करनी है तो यहाँ पे इंडिया में आके करिए। 2014 से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड हम एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस भी ले रहे हैं, तो वो थोड़ी बात बहुत कंफ्यूजिंग है। सो इससे इन्वेस्टर्स को भी डिलेमा होगा। वर्ल्ड इज येट टू गेट अ फेयर ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Protectionism is not the answer, as India itself will argue with countries जहां पे इंडिया को मार्केट एक्सेस चाहिए। तो अगर इंडिया को ज्यादा मार्केट एक्सेस अमेरिका में चाहिए या यूरोपियन यूनियन में चाहिए, लेकिन वहां पे अमेरिका में या यूरोपियन यूनियन में वो उनकी जो कंट्रीज है, वहां की जो पॉलिसी मेकिंग है वो इस तरह से डिजाइंड हो कि हम इंडियन गुड्स की एंट्री को कैसे लिमिटेड कर सकते हैं, कैसे हम पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कम कर सकते हैं, कैसे इंडियंस यहाँ पे आके जॉब ना ले, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं अमेरिकन हो या यूरोपियन यूनियन के लोग हो उनको जॉब्स मिल सकें। तो अगर ये सब अगर वो भी करना शुरू कर देंगे, अगर एक एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस लेना वो शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिर देन इंडिया विल आल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टांस। वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कि अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है। बहुत सारी जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप वाज मोर इंटरेस्टेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, टू प्रमोट द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, एंड वाज नॉट रियली वरीड और प्रॉब्ली अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ही वाज नॉट वेरी कीन टू टू हैव मोर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। अब पैंडेमिक के चलते ये सब जो थॉट्स हैं, ये जो आइडिया है ग्लोबलाइजेशन का, दिस इज नॉट गुड। जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट, एज किसी ने बहुत अच्छा कहा है दैट सिंपली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मेक एवरीथिंग, ठीक है। तो हम हर चीज हम भी नहीं बना सकते हैं। इंडिया जितना मर्जी हम सपना देखें विश्व गुरु बनने का, लेकिन सारी की सारी चीजें हम इंडिया में नहीं बना सकते हैं, तो डिपेंडेंसी तो रहेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरह का थॉट होना, एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टैंड लेना इज नॉट वेरी कंड्यूसिव। चलिए अगला आर्टिकल, अ कॉमन ग्राउंड, ये किस कंटेक्स्ट में है? ये आज आर्टिकल आया इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस की बात करें तो अभी हाल ही में 3rd इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की मीटिंग कन्वीन करी गई है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। नाउ सो ऑब्वियसली अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही, अगर आपको याद होगा, हमने एडिटोरियल्स में डिस्कस भी किया था दैट देयर वाज दिस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग व्हिच वाज कंडक्टेड बाय आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, प्राइमरीली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनको इन्वाइट किया था, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, टू डिस्कस अबाउट द इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। नाउ तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे शेयर लैंड बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान। Mind you, all these Central Asian countries are landlocked and most of these countries share border with Afghanistan. Now, अब हमारे भी जो concerns हैं वो इन countries के साथ converge करते हैं। इनके concerns क्या हैं? Of the radicalism, of the terrorism, of the drug trade which is emanating from Afghanistan. So we also share similar concerns with the Central Asian countries. Now, the joint statement at this in this meeting which was held on Sunday. So the joint statement by the foreign ministers called on the Taliban to form an inclusive and representative government, and also
दिस जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात भी मेंशन थी कि कैसे वहां पे तालिबान कि अफगानिस्तान में कैसे तालिबान जो है औरतों को, बच्चों को, जो वहां पे बाकी माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनको कैसे सिविल लिबर्टीज, उनकी सिविल लिबर्टीज कैसे सेफगार्ड हो सकती हैं, उनके इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड हो सकते हैं। पर अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो इनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं इन तालिबान में ऑलरेडी। देखिए हमारा भी डिप्लोमेटिक मिशन था अफगानिस्तान में, बेग योर पार्डन, अफगानिस्तान में। सो अनलाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे हैव डिप्लोमेटिक मिशंस इन अफगानिस्तान। हमने तो वो डिप्लोमेटिक मिशन अबैंडन कर दिया था, लेकिन 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में, तो इन्होंने अपनी इंगेजमेंट जारी रखी है। हम अभी भी अपनी इंगेजमेंट तालिबान के साथ, हम एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे कि हम इंगेजमेंट कैसे करें तालिबान के साथ। पर ये जो कंट्रीज हैं, दे आर एंगेजिंग विद तालिबान। व्हाई? बिकॉज अगर हम बात करें तजिकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, तो इनकी कंट्री के काफी सारे लोग हैं जो एथनिक माइनॉरिटीज की बात करें, जो कि अफगानिस्तान में रहते हैं। सो क्या स्कोप है सेंट्रल एशिया और इंडिया के टाइज का? अगर हम बात करें, सो ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड जो है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में काफी कम है, दैट इज समवेयर अराउंड $2 बिलियन। अब सेंट्रल एशिया में काफी रिच ऑयल, काफी रिच गैस रिजर्व्स हैं, काफी वहां पे रिच यूरेनियम रिजर्व्स हैं। सो ऑब्वियसली वी हैवंट रियली टैप्ड दैट पोटेंशियल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ऑल्दो हम इसको बहुत ज्यादा टैप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है ज्यादा सेंट्रल एशियन रीजन में नहीं रहा है। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि कैसे हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो विद इन द लास्ट 2 months ये सेकेंड एक मीटिंग है विच हैज बिन कंडक्टेड विद द सेंट्रल एशियन लीडर्स। तो जो पिछले महीने मीटिंग हुई थी, दैट वाज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, एंड दिस मंथ अभी जो संडे को मीटिंग हुई, दैट इज बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो रशिया जो है, ऑब्वियसली ये सारी की सारी कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी। सो रशिया का अभी भी जो इन्फ्लुएंस हुआ है सेंट्रल एशियन रीजन में, सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स में काफी ज्यादा है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, देखिए बहुत ज्यादा ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ चाइना। रशिया के साथ तो उनका हिस्टोरिक लिंकेज है, चाइना के साथ कोई हिस्टोरिक लिंकेज नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना इज इन्वेस्टिंग क्वाइट अ लॉट इन दिस रीजन। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है, सो विच प्रॉमिसेस $100 बिलियन का ट्रेड। नाउ ऑब्वियसली दैट दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव passes through the Central Asian region, so it is very difficult for the Central Asian countries to ignore China. Now what is there which India has to offer to Central Asian countries, ये बात देखने की है। तो $2 बिलियन तो बहुत कम है ना, तो इसको हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी प्रेजेंस सेंट्रल एशियन रीजन में और बढ़ा सके। देखिए, और दूसरी बात, ये बात भी मैं बार बार कहता रहता हूं कि इंडिया के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं इस रीजन में। यानी कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास वी डोंट हैव अ फिजिकल एक्सेस टू अफगानिस्तान। चलो चाबहार पोर्ट है ईरान में, तो ईरान से होके हम अफगानिस्तान में जा सकते हैं। तो हमारे रिलेशंस ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। और इस रीजन में पाकिस्तान और चाइना दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को कम करती हैं। सो वी नीड टू एंगेज मोर विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। Central Asian region, Central Asian foreign ministers, they have sort of given priority to attend this meeting of the foreign ministers, ये जो the meeting which has been called by S जयशंकर। तो उन्होंने इस मीटिंग को प्रेफरेंस दी, बजाय के वो मीटिंग अटेंड करने जाते पाकिस्तान में, which was the Organization of Islamic Cooperation meeting which was held in Islamabad। So that shows कि वो हमको प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, they want to give priority more to India and not to Pakistan, because they boycotted this meeting which was conducted in Islamabad. So this shows कि Central Asian countries भी हमारे साथ engage करने में equally interested हैं जितने हम हैं। Now what is the way forward? So it is time that India should stop looking at these countries through an over securitized lens as a contest with China. Right? It may be due to lack of physical connectivity that trade between India and this region of Central Asia is somewhere around $2 billion. Chabahar in Iran, so obviously India is building so India has a lot of presence in Chabahar. India is building the Chabahar port in Iran. So the Chabahar in Iran may help to improve as far as the connectivity is concerned. Definitely it is not possible for us to, because Pakistan does not give us access to go to Afghanistan. So obviously Pakistan is a big stumbling block in our connectivity with the Central Asian region, right? Now, इट इज़ वेरी इंकरेजिंग दैट हमने अभी रिपब्लिक डे आने वाला है 2022 में 26 जनवरी को, तो हमने इन लीडर्स ऑफ द 5 कंट्रीज को, सो वी हैव इनवाइटेड द लीडर्स ऑफ दीज 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज द चीफ गेस्ट on the Republic Day celebration. So this shows that we are also very interested
to take this region more seriously and to engage with these leaders more and more so as we can make our presence felt in the Afghanistan region also. अगला आर्टिकल, मूविंग टू क्लीन एनर्जी। देखिए, हम नेट जीरो की बात होगी, नेट जीरो 2070 तक अचीव करेंगे, लेकिन नेट जीरो अचीव करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? सो ऑब्वियसली अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो टैक्स पेयर मनी की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि यहाँ पे गरीबी भी कम है, हंगर भी कम है, मैल न्यूट्रिशन नहीं है। तो अभी हम इतना सारा पैसा तो डिवर्ट नहीं कर सकते हैं नेट जीरो को अचीव करने के लिए, और लाखों करोड़ों में हमको पैसा चाहिए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को अचीव करने के लिए इस ट्रांजिशन में। और रातों रात तो हम एकदम से कोयले को नहीं, कोल सेक्टर को हम नहीं डिसमेंटल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करें? बिकॉज ऑब्वियसली हम एम्बिशियस भी हैं, टुवर्ड्स 2030 हम काफ़ी एम्बिशियस रिन्यूएबल टारगेट्स अचीव भी करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हम रातों रात द यूज ऑफ कोल को फेज आउट नहीं कर सकते हैं। अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो मोर देन 65% दैट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन कोल। नाउ टू एक्सपेक्ट अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वुड रिक्वायर टू थिंग्स। नंबर वन, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन द ऑल्टरनेटिव्स to let's say coal, and number two, dedicated expenditure to restore the livelihoods of people। तो जो लोग अभी कोल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा अगर कल को हम कोल माइंस, कोल सेक्टर्स, थर्मल पावर प्लांट्स अगर हम सारे के सारे हम डिसमेंटल कर दें, बंद कर दें, तो कितने सारे लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो वी हैव टू गिव देम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। कोल डिपेंडेंसी की बात करें तो आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। टुडे 38 ऑलमोस्ट 39% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैव सम फॉर्म ऑफ कोल डिपेंडेंसी। तो कोल की अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ठीक है। सो कंट्रीज सच एज इंडिया दे हैड अक्वायर्ड द एडवेंट ऑफ कोल पावर्ड रेलवेज बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैड इन्वेंटेड दैट। सो सिंस देन हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, 1947 के बाद की बात करें, तो अभी तब से लेके आज तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और भी जो बहुत तरह की नीड्स हैं वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कि अगर अब ये बात आती है ना कि अब कोल को बंद कर दो, कोल को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो थर्मल प्लांट्स को सबको, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कि अगर आज हम ऐसा कुछ कर दें तो इन द पास्ट इन 1984 यूके में ऐसा एक सीन हुआ था जहां पे जो इनएफिशिएंट कोल माइंस थी उनको शट डाउन कर दिया गया था। तो जो वर्कर्स थे जो इन कोल माइंस में काम करते थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, उन्होंने स्ट्राइक्स कैरी आउट करे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूके, एंड दिस एडवर्सली इम्पैक्टेड द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन द कोल सेक्टर। सो वी हैव टू फिगर आउट ऑल्टरनेटिव्स टू कोल, उसके लिए इन्वेस्टमेंट और ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल एंगेज्ड इन द कोल सेक्टर। तो क्या प्राइवेट फाइनेंस सफिशिएंट होगा टू ब्रिज द गैप? क्योंकि आफ्टर ऑल हमको लाखों करोड़ों में पैसे चाहिए टू मेक दिस ट्रांजिशन टू हैपन। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नेट जीरो की बात करें, तो प्राइवेट फाइनेंस को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पब्लिक फाइनेंस के साथ। तो दोनों पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस की पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द प्राइवेट डेब्ट एक्सटेंडेड टू फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर्स कुड ऑल्सो टर्न अनवाइबल। तो यहाँ पे ये बात आती है, अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का बहुत सारा जो पैसा है जो उन्होंने उधार दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, तो वो काफ़ी सारा पैसा कोल पावर्ड सेक्टर्स को दिया हुआ है, यानी कि वो सेक्टर्स जो कि हाईली कार्बन इंटेंसिव हैं। तो जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स है, सीमेंट है, स्टील है, तो इन्होंने बहुत सारा पैसा बैंक से उठाया हुआ है एज लोन। तो अगर आज हम कोल बेस्ड सेक्टर्स को बंद कर देते हैं, जो हाई कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको हम डिसमेंटल कर देते हैं, तो ये सारा का सारा जो पैसा जो बैंक्स को जो जाना था वो नहीं जा पाएगा, तो बैंक्स का जो लोन था वो डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इससे एनपीएस और बढ़ेंगे, तो दैट विल अगेन लीड टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और अगर हम बात करें कि चलो हम हाई कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं या कोल सेक्टर्स की बात करें, जो अगर ये ऐसे जो हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए, गुड आइडिया। लेकिन कल, आज तो आप टैक्स ज़्यादा लगा दोगे, लेकिन कल को जब आप ट्रांजिशन करोगे, जब आप लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करोगे, तब उस वक्त ये जो आपने टैक्स पहले लगाया था, तब उस वक्त क्या करोगे? बिकॉज ऑब्वियसली एट दैट टाइम एज द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विल रिड्यूस इन द टाइम्स टू कम, जो रेवेन्यूज पहले हमने इकट्ठे करे थे बिकॉज ऑफ टैक्सिंग मोर ऑन हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, तो वो रेवेन्यू हम फोरगो कर देंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली this will and any increase in the rates to compensate for this decline which will happen after we reduce our dependency on the fossil fuels. Now this will eventually lead to inflation. So what is the way forward?
Now there are costs to this transition, so that is something which we need to understand and accept very well. Now the Council on Energy, Environment and Water, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें टू मीट द नेट जीरो टारगेट, तो दैट इज अराउंड $10 ट्रिलियन। अभी तो देखिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे कहा था कि आने वाले 5-6 सालों में हम कम से कम 110 लाख करोड़ का जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो नेट जीरो एक और अलग से, उसके लिए हमको इतनी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। $10 ट्रिलियन की बात करें तो ये पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर्स मनी से तो एकदम से नहीं आने वाला, ठीक है। तो मल्टीलेटरल एंड प्राइवेट कैपिटल मस्ट इनहैंस देयर कमिटमेंट्स टू इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उनको ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सहायता करनी पड़ेगी, इंडिया की भी और ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है। सो दैट विल मेक इट मच ईजियर फॉर अस, अगर हमारे पास कैपिटल है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, दैट विल मेक इट मच ईजियर for us to transit towards low carbon intensive products and transitioning our high carbon intensive industries to low carbon intensive industries. चलिए अगला आर्टिकल, रॉन्ग फोरम, अगेन ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास करी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। किसने पास करी थी? आयरलैंड ने और नाइजर ने, विच हैड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द यूएनएससी मेंबर्स। सो दिस वाज वोटेड डाउन बाय इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया आज के टाइम पे नॉन परमानेंट मेंबर है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इंडिया विल रिमेन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो वैसे तो 5 ही मेंबर्स हैं जो परमानेंट काउंसिल के, जो यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ना इस प्रपोजल को इंडिया और रशिया ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला दैट देखो यार, यूएनएससी में क्लाइमेट चेंज की बातें कहां से आ गई? यूएनएससी का तो पर्पस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो क्लाइमेट चेंज की जो बातें हैं वो तो UNFCCC में हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो वहां पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो यहां पे आप रेजोल्यूशन जो दे रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, नो डाउट क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन अलाइक। और हम वो देख भी रहे हैं इस साल में जो बहुत अजीबोगरीब इवेंट्स हो रहे हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होना, साइक्लोन्स आना, फ्लड्स आना, गर्मी बहुत पड़ना, सर्दी बहुत पड़ना, अनसीजनल रेनफॉल होना। तो वो ठीक है, ये सब तो रहने वाला है, इसको लेके बहुत सारी बातें हमने करी हैं, ठीक है, बहुत सारी इसमें मीडिया कवरेज भी हुई है। लेकिन इंडिया और रशिया का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूएनएससी पे क्या वैलिड है, ये बात पे क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। नाउ ब्रिंगिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर यूएनएससी will obviously give more powers to the world's। अब देखिए अगर हम P5 की बात करें, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, तो अब ये जो 3 कंट्रीज हैं ये तो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, ठीक है। चलो रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना अब एक काफी अच्छा एक लेवल अचीव कर चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज का इशू यूएनएससी में रख देंगे तो जो वीटो पावर है, अल्टीमेट वीटो पावर तो 5 देशों के पास ही है यूएनएससी में। तो ये वीटो पावर का जो एम्बिट है खास करके यूएस का, यूके का और फ्रांस का और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एज सजेस्टेड कि हम क्लाइमेट चेंज के इशू को यूएनएससी में रखें। नाउ प्रेजेंट मैकेनिज्म क्या है? सो प्रेजेंट मैकेनिज्म UNFCCC, दिस इज एडिक्वेट। सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सो एज पर दिस आर्टिकल दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि वहां पे इसको लेके जितनी भी बात हम कर रहे हैं तो UNF, सो इसी मैकेनिज्म के अंडर UNFCCC के अंडर हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1997 में, चाहे अगर अभी हम बात करें ग्लासगो समिट की, तो ये सब जो पार्टीज, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो सबमिट्स हो रही हैं इसी मैकेनिज्म के अंदर हो रही है ना। तो दिस इज अ डेडिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी विद ओवर 190 मेंबर्स, right? Now it is this process that led to Kyoto Protocol, COP21 at Paris and the recent COP26 summit. Now ये बात तो ठीक है that there is valid criticism that जो decision making है UNFCCC में वो बहुत slow है, बट आउटसोर्सिंग, सो कंक्लूजन क्या निकलता है, बट आउटसोर्सिंग द फैक्ट दैट कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है UNFCCC से उठा के UNSC में इंक्लूड कर दें, दिस इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन, राइट? बिकॉज दिस विल गिव ऑलरेडी दीज कंट्रीज, द P5 कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ वीटो पावर अमंग्स देम, सो दिस विल ऑब्वियसली सो ये पावर्स का मिसयूज भी वहाँ पे किया जा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो इस तरह की जो प्रोग्रेसिव बातें हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज, इफ दीज थिंग्स आर नॉट सूटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ दीज नेशंस, कल को क्या पता फिर से कोई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे क्लाइमेट चेंज सब बेकार है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब मोह माया है, सब मिथ है। तो कल को कोई ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में फिर आ जाए जो बोलेगा कि नहीं ये सब छोड़ो, नेट जीरो की बातें सब बेकार है, कोई नेट जीरो नहीं करना, आराम से बैठे रहो, तो देन व्हाट विल दीज कंट्रीज डू, राइट? सो क्लियरली दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू आउटसोर्स दिस डिसीजन मेकिंग एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न टू द UNSC। चलिए अगला आर्टिकल ये आज आया है हिंदू में, द सस्टेन अटैक ऑन फेडरलिज्म। तो बात हो रही है पैंडेमिक और फेडरलिज्म की।
तो कैसे फेडरलिज्म का थोड़ा मिसमैनेजमेंट हमने देखा, कैसे सेंट्रल पावर की जो एक्सरसाइज है वो हमने थोड़ी ज़्यादा देखी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, कैसे स्टेट्स को उनकी ऑटोनॉमी नहीं मिल पाई पूरी। इस आर्टिकल में ये सब बातें मोटे तौर पे करी गई हैं कि कोविड-19 के चलते कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी दैट बिकेम वेरी पावरफुल एंड डिडंट लेट स्टेट्स फंक्शन इन देयर ऑटोनॉमी एज फार एज इस आर्टिकल में जो बात करी गई उनकी फाइनेंशियल पावर्स की बात करी गई है। ठीक है, तो वो अपनी फाइनेंशियल पावर्स की ऑटोनॉमी इतना नहीं एंजॉय कर पाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर थी। नाउ so obviously the impact of COVID-19 on fiscal federalism deserves to be understood in greater detail। तो अगर हम बात करें enlarging the non-divisible pool of taxes, चाहे वो सेस हो पेट्रोल टैक्स में, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम हम सब ने देखा बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की बात हो। अब इस सब से जो पैसा इकट्ठा किया गया है, इस सब में से मोस्टली अगर मान लीजिए कि सेस में से अगर 100 रुपये इकट्ठा किया गया तो 100 में से 68 to 70 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में गए हैं और 30 से 32 रुपये हैं वो स्टेट्स की जेब में गए हैं। ठीक है, अब पैंडेमिक के टाइम पे तो पैसे की प्रॉब्लम तो हर किसी को थी, तो स्टेट्स को भी उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थे। ठीक है, तो ये कहना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की जरूरत थी और स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं थी, ये कहना सही नहीं होगा। नाउ ड्यूरिंग द पैंडेमिक द यूनियन गवर्नमेंट रिपीटेडली वायलेटेड द कंपनसेशन गारंटीज टू द स्टेट्स अंडर द जीएसटी रिजीम। तो जो बात तय करी गई थी 2017 में जब जीएसटी बनाया गया था कि जो आने वाले 5 साल में 2022 तक कि आपको हम कॉम्पनसेट करते रहेंगे जीएसटी कलेक्शन में से, तो वो पैंडेमिक के टाइम पे जो मैकेनिज्म था प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन हो पाया। आफ्टर ऑल देखिए, अब हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि भाई पिछले 5-6 महीनों से हमारी जो कलेक्शन है जीएसटी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, लाखों करोड़ों में जा रही है, लेकिन स्टेट्स का ये कहना है कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, उस टाइम पे तो हर एक स्टेट, हम बात करें किसी भी, अगर हम अर्बन गवर्नमेंट की बात करें, लोकल बॉडीज़ की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, एवरीबडी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ पैंडेमिक। तो बहुत सारा फाइनेंशियल क्रंच स्टेट गवर्नमेंट्स को भी था। तो अब उनको इस बात से भी एक बहुत नाराज़गी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी, जीएसटी का जो रेवेन्यू जो इतना सारा इकट्ठा हुआ था उसमें से हमको हमारा शेयर नहीं मिला। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, आप अभी हम आपको जो आपका हिस्सा है वो नहीं दे रहे हैं, आप एक काम करिए, आप आरबीआई से बोरो करिए, अगर आपको पैसे चाहिए हम बाद में आपको जो प्रोसीड्स हैं जीएसटी की बाद में दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था दैट हमको भी पैसे चाहिए अपना खर्चा चलाने के लिए, बिकॉज पैंडेमिक के चलते, महामारी के चलते, दैट दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। आपको याद होगा निर्मला सीतारमन का वो फेमस स्टेटमेंट दैट ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो केंद्र सरकार को भी पैसे चाहिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए, तो आप अभी आरबीआई से लोन उठाइए, बाद में हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। अब क्या करें, स्टेट्स को भी मजबूरी थी, इकोनॉमिक प्रेशर था, फाइनेंशियल क्रंच था, तो मजबूरन उनको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा, पैसे बोरो करने पड़े। नाउ फिस्कल फेडरलिज्म गॉट डिस्टर्ब्ड especially during the time of the pandemic. Now CAG के estimate के हिसाब से found that the union government in 2018-2019 यानी कि पैंडेमिक से भी पहले wrongly retained almost 47,272 crores of GST compensation cess in the consolidated fund of India। तो ये जो पैसा है 47,000 करोड़ का, ये वैसे स्टेट्स को जाना था। Now the 2021-22 budget estimates indicate that जो states का जो शेयर है of the union tax has reduced to 30% as compared to, या जो मैंडेट 41% का दिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के चलते, तो उनको जो स्टेट्स को जो अपना हिस्सा मिला दैट इज ओनली 30%। ठीक है, यानी कि 11% हिस्सा अभी भी स्टेट्स को नहीं मिला। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना दैट लुक, जो फंडिंग चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड को मिल रही है दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, लेकिन जो फंडिंग मिल रही है पीएम केयर्स फंड को दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म। तो दिस ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि अगर पीएम केयर फंड में वो सीएसआर बनता है तो सीएम डिजास्टर रिलीफ फंड में वो अंडर द एम्बिट जो डोनेशंस आ रही हैं चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड को, व्हाई कांट दोज डोनेशंस आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। और सबसे हैरानगी की बात, जो डिसीजन लिया गया था ऑफ सस्पेंशनिंग एंड of suspending the MP lad mechanism, यानी कि suspension and transfer of the member of parliament local area development funds to the consolidated fund of India, यानी कि जो पैसा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। तो ये इस पे भी बैन लगा दिया गया था एमपी लैड्स फंड पे। तो इसको लेके भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने प्रोटेस्ट किया था दैट दिस इज ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड, बिकॉज आफ्टर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको भी पैसे चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और तरह के प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म।
नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो इस आर्टिकल के हिसाब से इट इज हाई टाइम दैट दिस अनदर स्टेट सेंट्रिक कमिटी लाइक द राजा मन्नार कमेटी. सो ये राजा मन्नार कमेटी 1969 में डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में ये कमेटी बनाई गई थी. सो इस कमेटी बनाने का आइडिया था टू सजेस्ट कि यूनियन सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं. तो ये जो टॉपिक भी है, जो आर्टिकल भी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से लिंक्ड है. नाउ स्टेट्स शुड एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो NCRWC ने एक प्रपोजल दिया था ऑफ क्रिएशन ऑफ अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू मैंडेट एंड फैसिलिटेट कंसल्टेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में तो जो लेजिस्लेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे होलिस्टिकली किया जा सकता है, कैसे एक बढ़िया तरीके से इसमें ताकि कंफ्लिक्ट ना आए, तो इस चीज़ का सजेशन NCRWC ने दिया था. नाउ इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो ये सजेशन दिया गया कि कैसे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो रेगुलरली और पीरियोडिक वे में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, लीविंग अपार्ट ऑल द पॉलिटिक्स असाइड, कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के साथ अगर उनकी नहीं भी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो कैसे वो डिफरेंसेस को छोड़ के कैसे वो पीरियोडिकली फ्रीक्वेंटली मिलकर अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं. Now, this is a very important line. Federal flexibility or the lack of it is going to play a very, very important role in shaping the future of our democracy. ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना हमको ज़रूरी है. ठीक है, तो हम देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको फेडरल नहीं कहती है, सो हम क्वाजी फेडरल हैं. ठीक है, फेडरलिज्म का तो कहीं वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी. तो कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिखानी पड़ेगी, कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिखानी पड़ेगी. तो अगर हम वो दिखा पाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल ऑब्वियसली हेल्प अस शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी. और अगर वो नहीं दिखा पाएंगे तो यानी कि अगर हम बहुत टोटलिटेरियन प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, स्टेट्स की नहीं सुनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स नहीं मानेंगे, उस तरह के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाना शुरू कर देंगे जो कि स्टेट्स के डोमेन में है. फॉर एग्जांपल अगर हम फार्म लॉज की बात करें, तो इसके चलते हम अपनी डेमोक्रेसी को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएंगे. सो अकॉर्डिंगली द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विल ऑल्सो शेप द फ्यूचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इन एन ऑपोजिट वे. चलिए अगला आर्टिकल, द आर्म्स लेंथ टेस्ट. तो ये आर्टिकल हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने लिखा है. तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. तो अब इसको लेके काफ़ी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे उसमें से एक SY कुरैशी भी है. उन्होंने इस बात पर बहुत गुस्सा प्रकट किया दैट दिस इज़ वेरी आउटरीचियस दैट हाउ कैन somebody from the prime minister office invite somebody of the stature of a chief election commissioner. Now अब इसमें क्या ये बात कहते हैं, इसमें ये कहते हैं that an independent ECI, an independent election commission of India, so it's a constitutional body, is a gift to the constitution, is a gift of the constitution to the nation. तो फ्री एंड फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस कराना ये जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है दैट ईसी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पीएमओ का इनको बुलाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाना इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए अब काफी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, फॉर्मर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स ने ये भी बोला है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बुला भी लिया तो इसमें क्या गलत बात है, कि आफ्टर ऑल हम एक डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे जो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का. तो इस तरह की मीटिंग्स होना, बातचीत होना तो बहुत ज़रूरी बात है. बट अब एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कह रहा है कि नहीं, ऐसे बुलाना वाज वेरी आउटरीजियस. ठीक है, सो अब इनके हिसाब से, SY कुरैशी के हिसाब से, ये उनको ऐसे बुलाना अपने ऑफिस में वाज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कहते हैं कि अगर मिलना ही था तो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है प्राइम मिनिस्टर को, उनका बनता था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जाएं और वहां पे उनके ऑफिस में जाकर उनसे मिलकर बात करके आए जिस मुद्दे पर भी बात करनी थी. सो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये कहते हैं दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रलिटी एंड द इंडिपेंडेंस एंजॉयड बाय बोथ द इंस्टीट्यूशंस. बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विच आर डेलिबरेटली सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. तो याद करिए हमने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था PDD आचार्य का. तो PDD आचार्य ने कहा था कि जो हमारा जुडिशरी है वो अकाउंटेबल नहीं है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को. ठीक है, तो अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेटिव को. ठीक है, तो जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी अकाउंटेबल है पीपल ऑफ द इंडिया को. तो इस करके यहाँ पे ये बात करी गई दैट दोनों ही अपने आप में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं.
ठीक है। द CEC इज वेरी हाई इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, तो यानी कि CEC का जो हायरार्की में रैंक आता है वो 9th है, वाइल द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इज 23rd। ऑल्दो अब कईयों ने ये भी बात बोली है दैट देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है। तो अब जो स्कूल ऑफ थॉट में जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर बुला भी लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उनका ये कहना है दैट देयर इज नो हार्म इवन इफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज कॉलिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आफ्टर ऑल द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर पर्सन। द डिस्टेंस, बट कंक्लूजन में SY कुरैशी कहते हैं दैट द डिस्टेंस ऑफ एन आर्म्स लेंथ in interactions between the institutions envisaged in the constitution is sacrosanct, कि ये नज़दीकियां ना हो, दूरियां बनी रहें, तो वो दूरियां हमारे संविधान ने ही इंस्क्राइब करी हुई हैं कि वो दूरियां बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, that will not lead to any conflict of interest। तो ये बात इस कंक्लूजन में आती है दैट कि इलेक्शन कमीशन शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, इट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, इट इज़ वेरी ऑटोनमस एंड देयर शुड बी नो political or executive interference as far as the functioning of the Election Commission of India is concerned। चलिए अगला आर्टिकल, अ फॉल्स कन्फ्लेशन बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। तो दोस्तों इसमें बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस ड्यूटीज की। तो जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, सो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 51A। सो this ought to be treated on par if not superior to the various fundamental rights that the constitution guarantees। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जब तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बात तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आती हैं, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं इंस्क्राइब करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसी कोई बात नहीं मेंशन थी कि जब तक आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तब तक आप अपने राइट्स एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर हम ड्यूटीज की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द लिमिटेशंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स प्लेसेस अ बर्डन ऑन द सिटीजंस टू परफॉर्म ड्यूटीज एज अ कंडीशन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। तो देखिए अब टैक्स लिवाई करना, ठीक है, जैसे अब इनकम टैक्स सरकार कहती है कि इनकम टैक्स हम लिवाई करेंगे, या किसी किस्म का फाइन पे करना, ठीक है, या अगर हम बात करें कि एल्डरली का केयर करना, या अगर सड़क पे कोई अंधा आदमी चल रहा है उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस कराना, तो ये तो सब आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। तो ये सब मॉरल ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के बाद तो नहीं आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करोगे ना, दैट इफ़ यू आर पेइंग योर टैक्स तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर ऑल मैकेनिज्म्स हैं, अगर आप टैक्स एवेट करोगे तो आपका फिर ऑब्वियसली इनकम टैक्स अथॉरिटीज का राइट है कि आप आपको पकड़ सकते हैं, बट डजंट मीन दैट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर इक्वालिटी, ऑफ योर लिबर्टी, ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। So for example, the legislature could impose a duty on the individuals to pay a tax on their income. Now this duty could be enforced in a various ways. So अब ये नहीं है, बट इस ड्यूटी को इन्फोर्स करने का तरीका एक ही होगा कि अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया तो कल को आपको राइट टू लाइफ नहीं होगा, ठीक है, कल को आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। सो ऐसा फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, और ना होता है अगर आप अपनी ड्यूटी ना निभा पाओ। If the tax imposed and the sanctions prescribed were reasonable, the obligation placed on the citizens would be constitutionally valid. Now, duties as a measure of societal progress. तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी सोसाइटी में हमने सस्टेन करना है, अपनी सिविलाइजेशन को सस्टेन करना है, तो ऑब्वियसली वी वुड हैव टू लिव पीसफुली टुगेदर, राइट। तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पे तोड़ फोड़ हो, हमारे सामने मॉन्यूमेंट्स को कोई तोड़ के चला जाए, या हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में भाईचारा की, फ्रेटर्निटी की भावना ना हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट ना डेवलप कर पाए। तो ये सब ड्यूटीज़ तो इनहेरेंटली हम एज ह्यूमंस नेचुरली हम इवॉल्व करते हैं विद टाइम। तो ये तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे दैट भाईचारा हो, पीस बनी रहे, इंसाफ हो लोगों का, ठीक है, जितना हम हेल्प कर सके गरीबों की, एल्डरली लोगों की, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें, हम अगर हम बात करें ग्लोबल पीस की तो ग्लोबल पीस में हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें तो हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। बट इन द ओरिजिनल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इनलिस्ट एनी ऑब्लिगेशंस दैट एन इंडिविजुअल वाज बाउंड टू फॉलो, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी आर्टिकल 51A में है, सो दे वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द इनफेमस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 42nd अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू चेंज की गई थी, अमेंड करी गई थी। So fundamental duties were based on the suggestions of the स्वरण सिंह कमेटी, और ओरिजिनली स्वरण सिंह कमेटी ने तो ये भी कहा था उस कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर कोई इंसान अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म ना कर पाए, फेलियर टू कंप्लाई विद द ड्यूटी शुड ऑट टू बी रिजल्ट इन अ पनिशमेंट,
ठीक है, तो इस तरह की बात भी ओरिजिनली करी गई थी। थैंक गॉड इस तरह का प्रोविजन नहीं रखा गया, राइट। इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज कोई नहीं निभाएगा तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी या जेल हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ ड्रकोनियन प्रोविजन इज नॉट प्रेजेंट। नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट? तो अगर स्टेट कह रहा है कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभाइए तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे में यानी कि 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो वहां पे ये बात थोड़ी सजेस्ट करी गई थी कि भाई सिटीजन्स को अपनी ड्यूटी निभानी बहुत ज़रूरी है अगर वो अपना राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं। बात कोई गलत भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिटीजन्स के ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशंस डाल रहे हो तो व्हाट अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट? देन वी मे वांट टू आस्क आवरसेल्फ इफ द प्रॉमिस of a right to free expression imposes on the state something more than a duty to forbear from making an unwarranted restrictions on that liberty। तो लेकिन अगर स्टेट कहता है कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए और फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करिए, तो कल को मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मल डिस्कशन में, डिबेट में अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है सरकार की जिसमें आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आपका डिसएग्रीमेंट है स्टेट के साथ, तो आपको आपके अगेंस्ट फिर केसेस लगा दिए जाएं यूआपा के चलते, एनएसए के चलते, सेडिशन के चलते, तो वो तो सही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट अपनी कौन सी ड्यूटी निभा रहा है? ठीक है, तो आफ्टर ऑल अब अगर हम अपनी ऑब्लिगेशन, अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभा रहे हैं तो स्टेट का भी बनता है अपनी फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को निभाने का, ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकें। Does it require the state to also work towards creating an equal society where each person finds herself in a position to express himself or herself freely? Does the right to life include within it a positive obligation on the state to provide shelter, livelihood and healthcare? तो इस तरह के सवाल इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में उठाए गए हैं कि अगर हमने अपनी ऑब्लिगेशंस को निभाना है, सो व्हाट अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट? चलिए अगला आर्टिकल है शील्डिंग द स्टेट। अगला आर्टिकल दोस्तों है शील्डिंग द स्टेट। तो इस आर्टिकल में बात करी गई है स्टेट पावर इन द डोमेन ऑफ प्रिवेसी की। अभी अगर हम डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें, अभी हाल ही में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसने प्रोविजंस इस डेटा प्रोटेक्शन, देखिए डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हम 2018 से कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल ज़रूरी भी है, ठीक है। पेगासस कॉन्स्पिरेसी के चलते, पेगासस इशू के चलते तो डेटा प्रोटेक्शन का जो इशू है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन रिजीम हमारी कंट्री में होनी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल यूरोपियन यूनियन की बात करें, वहाँ पे भी बहुत एक एफिशिएंट डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। यूके की बात करें, वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब एक रिपोर्ट निकाली है, एक ड्राफ्ट निकाला है ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बिल। नाउ अब यहाँ पे बात डेटा लोकलाइजेशन की करी गई है। तो द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज प्रोवाइडेड अ रैशनल फॉर रेगुलेशन more firmly grounded in the sovereign interest than has been articulated yet। बेसिकली देखिए अब जो डेटा है, देखिए इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि जो डेटा है इंडिया में, अब जैसे बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमारा अमेजॉन की बात करें, हम ई कॉमर्स कंपनीज की बात करें, जो हमारा डेटा यूज़ करते हैं, पर्सनल डेटा भी और नॉन पर्सनल डेटा भी। अब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद जो जेपीसी ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो प्रपोज किया है इसके ड्राफ्ट में, वो ये बोला है दैट अब जो है all the contracts enabling businesses to take the sensitive personal data of the citizens of India out of the Indian borders, यानी कि to the third countries, will now need the approval of central government and also the approval of the data protection regulator DPA। ठीक है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था 2018 वाला, उसमें सिर्फ डीपीए का अप्रूवल ही जरूरी था। अब इस वाले ड्राफ्ट में डीपीए के अप्रूवल के साथ, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर के अप्रूवल के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना दैट लुक, हमारा जो डेटा है, जो हमारा पर्सनल डेटा है हमारे सिटीजन्स का, वो सॉवरेन है और किसी भी कंपनी का हक नहीं बनता कि वो हमारे डेटा को किसी और थर्ड कंट्री में ट्रांसफर करे। ठीक है, सो वी आर अ सॉवरेन नेशन, सो ऑब्वियसली वी हैव टू सेफगार्ड आवर पीपल। तो इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म है एज फार एज द ट्रांसफरिंग ऑफ द पर्सनल डेटा टू द थर्ड कंट्रीज कंसर्न, तो यहाँ पे एक 2-tier स्ट्रक्चर बना दिया है कि अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर का भी चाहिए होगा। The report also proposes requirements that limits the sharing of the personal data outside with the third country without prior government approval। चलो अगली बात, स्कोप ऑफ द डेटा रेगुलेशन की बात करें। नाउ अब इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में ना, दिस proposes in very clear terms that the need to end exemptions that social media platforms currently enjoy as far as the liability is concerned।
ठीक है। सो अभी जो प्रपोजल किया गया है, सो इट्स प्रपोजल इज टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज सिग्निफिकेंट डेटा fiduciaries under the bill will not make such companies liable for the content by itself. ठीक है, देखिए अब ये जो प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है ना, तो जनरल कंसेंसस ये कहता है दैट अब अगर सोशल मीडिया कंपनीज को अगर एक प्लेटफॉर्म के अगर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए, तो उसके चलते जो अभी जो अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, देखिए अभी तो सोशल मीडिया कंपनीज को एक इंटरमीडियरीज माना जाता है कि यानी कि उस फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, वहां पे अगर कोई बंदा अपना कंटेंट डाल रहा है, कोई ऐसा पोस्ट डाल रहा है, ट्विटर की बात करें, तो ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम लायबल नहीं होंगे उस इंसान के डाले हुए पोस्ट के या उस इंसान के डाले हुए कंटेंट के। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कुछ ट्वीट कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी फोटो डाल रहे हैं जिसके चलते कोई वायलेंस इंस्टिगेट होता है या कुछ कोई ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है, तो इसके लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक लायबल नहीं होंगे। तो ये प्रोटेक्शन लायबिलिटी से, ये कौन सा प्रोविजन है? वो प्रोविजन सेक्शन 79 है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिससे ये कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, नाउ मोस्ट सोशल मीडिया कंपनीज एट प्रेजेंट आर ट्रीटेड एज इंटरमीडियरीज। नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट लुक, नाउ these social media companies will no longer be treated as intermediaries. So which means these social media companies will no longer have that relief फ्रॉम द लाइबिलिटी, यानी कि अब वो लाइबल होंगी। पहले तो उनको रिलीफ था, पहले तो उनको लाइबिलिटी की कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, लेकिन अब वो लाइबल होंगी अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट किया गया विच इज प्रोबेबली इंस्टिगेटिंग वायलेंस और एनी काइंड ऑफ स्टफ। The most significant aspect of this implementation exercise will, of course, be the creation of the Data Protection Authority. Now, this would be the overarching regulator proposed to see the overall data protection. So, this is a good thing, लेकिन Data Protection Authority में कौन आएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है टू फिल्टर आउट द पीपल हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू सिट इन दिस अथॉरिटी। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और जानने वाली होगी, इसकी हम बात अगले आर्टिकल में भी करेंगे। नाउ अब यहां पे एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू आता है, वो है एग्जेम्पशंस टू सेंट्रल एजेंसीज, यानी कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो डेटा प्रोटेक्शन के एम्बिट से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सो दे विल एंजॉय इम्यूनिटी। Now, the bill presented in Parliament gives the central government the power to exempt the agency. So, CBI की बात करें, IB की बात करें, RNAW की बात करें, so they are immune from the ambit of the data protection regulation, because इनका ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, सो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस वी कैन नॉट इंक्लूड these are central agencies under the ambit of data protection bill. The report proposes that any procedure followed by such agencies will have to be, now the report which has been tabled by the Joint Parliamentary Committee, now this report says that any procedure followed by such agencies will have to be just, fair, reasonable and proportionate procedure. अब ये सब बातें तो वैसे के.एस. पुत्तुस्वामी की जो जजमेंट थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो के.एस. पुत्तुस्वामी वर्डिक्ट था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी की बात करी थी, तो ये सब बातें तो वहां पे भी मेंशन्ड है, लेकिन ये एग्जेम्पशन देना सेंट्रल एजेंसीज को फ्रॉम द एम्बिट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन is against the very idea propounded in the K.S. Puttuswamy judgment. So this will leave the executive to figure out. अब यहाँ पे just, fair, reasonable और proportionate की बात करी गई है, तो ये तो फिर एग्जीक्यूटिव के हाथ में डिस्क्रिशन हो गया ना कि व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज रीजनेबल। तो यानी कि रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है कि किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एजेंसी का डेटा प्रोटेक्शन के एम्बिट में इंक्लूड होना या वो नहीं है, तो ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला अब इस बिल के हिसाब से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नाउ दिस इज ऑब्वियसली, अगर डिस्क्रिशन एग्जीक्यूटिव के हाथ में होगा तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। ऑलरेडी हमने पेगासस के चलते देखा कि पेगासस के चलते कितना उसका मिसयूज किया गया था नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक है, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत हार्श वर्ड्स में कहा दैट नेशनल सिक्योरिटी के पीछे भाग के आप लोगों के ऊपर स्नूपिंग और सर्विलेंस नहीं कर सकते हैं, कि जस्ट अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यू कांट डू एक्सेसिव सर्विलेंस ओवर द कॉमन सिटीजंस ऑफ द कंट्री जस्ट बिकॉज दैट देयर आइडियोलॉजी इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, अ वीक बल्वर्क।
नाउ नेशनल सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन्स प्राइवेसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्विलेंस रिफॉर्म की बात करें तो देखिए, जब पहला ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल का रखा गया था 2018 में, उसमें से बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस थी वो जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी ने इनकॉर्पोरेट करी थी इस ड्राफ्ट बिल में जो 2018 में बनाया गया था। तो उन्होंने सर्विलेंस रिफॉर्म को कॉन्शियसली अमिट किया था, ठीक है। ये कहना था दैट लुक, नो जनरल लॉ इन इंडिया टुडे ऑथराइजेस, यानी कि सर्विलेंस करना और सर्विलेंस को रिफॉर्म करना। तो सर्विलेंस एट द फर्स्ट गो, यानी कि अगर आप अपने सिटीजन्स के ऊपर नजर रख रहे हैं, स्नूपिंग कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू, तो एट द वेरी फर्स्ट गो अगर मेरी परमिशन के बिना, मेरे कंसेंट के बिना अगर मेरे ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है, तो दैट इज इन्वेडिंग माई प्रिवेसी, दैट इज इन्वेडिंग माई पर्सनल स्पेस. Right. Now, what good is data protection law if it does not regulate mass surveillance projects like the Crime and Criminal Tracking Network and System, the CCTNS? A data protection law that is sought to be legislated to protect individual privacy now has state security as one of its primary objectives. तो data protection law का जो प्राइमा फेसी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि इंडिविजुअल प्रिवेसी को, इंडिविजुअल लिबर्टी को कैसे सेफगार्ड किया जा सके, कि जो इंडिविजुअल का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कैसे प्रोटेक्ट रह सके, कैसे वो मिसयूज ना हो सके। लेकिन क्लियरली अब जो बिल आया है, जो अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो प्रपोजल सामने रखे हैं, वहां पे जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल सिक्योरिटी का, स्टेट सिक्योरिटी का है, और सिटीजन की इंडिविजुअल लिबर्टी का इज सेकेंडरी. Data protection at the cost of national security. Now, there is no doubt that the data protection rights may not apply in totality when it comes to national security. तो ठीक है, national security के चलते डेटा प्रोटेक्शन में अगर थोड़े कुछ अगर लूप होल्स हो, या अगर स्टेट के पास या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के पास थोड़ी ज़्यादा पावर हो, दैट इज़ फाइन. हाउएवर, ये जो एक्सेप्शंस हैं, now these exceptions being in the nature of an exception to the rule. Now, what is the rule? Who decides the rule? What are the certain conditions under which you are having these exceptions or exemptions to the central agencies? To put it another way, the government does not need to establish that the exemption of central agencies from the entire data protection bill is necessary or proportionate to achieving the interest of the national security of public order. अगर हम यूके की बात करें तो under the UK's Data Protection Act, the national security exemption does not extend to the entire act. और अगर हम इंडिया की बात करें, in contrast, in India, even the reasons for providing the exemptions are nowhere mentioned. यानी कि in the JPC, in the Joint Parliamentary Committee, यहाँ पे ये बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने exemptions देनी भी हैं सेंट्रल एजेंसीज को, तो उसके क्या ग्राउंड्स एग्जेम्पशन देने की, उस बात का भी कोई मेंशन नहीं है इस टेबल रिपोर्ट में. सो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें नाउ, वैसे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो बात थी, इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी, यानी कि हु विल डिसाइड कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी कौन होगा, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, वो जस्टिस BN श्री कृष्ण पैनल ने कुछ सजेशन दी थी जो कि 2018 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में थे. तो दिस वाज ऑब्वियसली वाटर्ड डाउन इन 2019 बिकॉज उनके सजेशन के हिसाब से, जस्टिस BN श्री कृष्ण पैनल के सजेशन के हिसाब से, the panel included the cabinet secretary, law secretary and the IT secretary. Now, changes have been made in the clause 42(2) of the draft data protection bill, by which the Attorney General, an expert, a director of an IIT and a director of an IIM are included in the selection panel. Now, again, these people who will do the selection, they will be appointed by who? They will be appointed by the executive. Now, this does not address the problem that the center appoints the nominees at its pleasure. यानी कि किसी भी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए विद द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. तो चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो मेंबर्स हैं डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, तो किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट या इंट्रूजन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए. अगर हम बात करें यूके की, तो इन कंट्रास्ट जो यूके का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सपोज्ड टू बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फेयर एंड ओपन कॉम्पिटिशन. सो वाई नॉट इनकॉर्पोरेट सच एन आइडिया कि अगर हमने डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में अगर हमने जो टीम बनानी है, जो कॉम्पोजिशन बनाना है, वाई नॉट सिलेक्ट दोज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्पिटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जाम. चलिए अगला आर्टिकल, द प्राइस ऑफ फूड मस्ट फिगर इन द पॉलिसी. कंटेक्स्ट क्या है? फार्मिंग मस्ट नॉट बी प्रॉफिटेबल एट द कॉस्ट ऑफ हाई फूड प्राइसेस. ठीक है, देखिए अगर एक एवरेज हाउसहोल्ड में, अगर हम इंडिया की बात करें, तो अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो, सब्जियां बहुत महंगी हो, फ्रूट्स बहुत महंगे हो, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खर्चा फैमिली का
फूड में चला जाता है, फूड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और एक फैमिली के पास, एक साधारण फैमिली के पास, मान लीजिए किसी साधारण फैमिली में किसी की इनकम एक सोल मेंबर है जो अर्न कर रहा है, लेट्स से 10,000 15,000, तो अगर उसके महीने का 30 से 35% जो सैलरी है वो सिर्फ फूड एक्सपेंडिचर में निकल जाए, यानी कि जो ग्रॉसरी है, जो फूड आइटम्स हैं, तो उसके पास पैसे और नहीं बचेंगे कि वो अपनी सेहत के टुवर्ड्स या अपनी फैमिली की हेल्थ या एजुकेशन के टुवर्ड्स स्पेंड कर सके। नाउ दिस प्रिवेंट्स द मार्केट फॉर नॉन एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम एक्सपैंडिंग। ठीक है, नाउ द एक्सपेंशन ऑफ दिस मार्केट इज वेरी नेसेसरी। द एक्सपेंशन, देखिए अब ठीक है, 65 more than 65% of the people are dependent on agriculture, but for the economy to expand, for the economy to be 5 trillion or 6 trillion or 10 trillion, there has to be an equal or more than equal expansion of the non-agriculture sector also। तो वो तभी होगा जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर लोग अपने महीने की सैलरीज या अपने महीने का बजट सिर्फ बाहर सब्जियों और फ्रूट्स में खरीदने में ही अगर निकाल देंगे तो वो और चीज़ों पे कैसे खर्च कर पाएंगे? तो द एक्सपेंशन ऑफ दिस नॉन एग्रीकल्चर मार्केट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। नाउ जो इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो, उनका ये कहना था दैट ड्यू टू, अगर हम बात करें इंग्लैंड की बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट ड्यू टू द स्केर्सिटी, यानी कि ड्यू टू द कमी, शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी लैंड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न यानी कि व्हीट इन इंग्लैंड वाज सेट टू राइज। नाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नाउ, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर मान लीजिए कि लैंड की कमी के कारण, ये बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की है कि डेविड रिकार्डो ने बात कही थी कि अगर लैंड नहीं होगा, लैंड अच्छा फर्टाइल लैंड नहीं होगा तो वहां पे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। तो यानी कि जो सप्लाई होगी कॉर्न की या व्हीट की वो बहुत लिमिटेड होगी। तो अगर सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो यानी कि उसके दाम बढ़ेंगे। नाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉज टू बी नॉट ओनली एट वर्सनिंग लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द वर्किंग क्लास, बट ऑल्सो अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे कि वो अनाज खरीद सके तो हमारा देश, यानी कि उस टाइम पे इंग्लैंड की बात हो रही है, वो इंडस्ट्रियलाइज कैसे हो पाएगा? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा आगे आते हैं। तो अगर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, वो अपनी अगर गुड्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन उनको खरीदने के लिए कोई नहीं होगा, तो देन हाउ विल द इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज देन? तो ये बात डेविड रिकार्डो ने कही थी बिफोर इंग्लैंड रीच्ड इट्स लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Now, elevation of the price of food in an economy. Now, अगर हम global comparison की बात करें, so data from the US Department of Agriculture shows that the share of a household ranges from 30%, यानी कि अगर एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, वो अपनी सैलरी का 30% जो है वो फूड पे स्पेंड करता है, और less than 10% for countries like US and UK. More interestingly, we find that countries with higher per capita income have a lower share in food consumption expenditure. तो यानी कि ऐसा नहीं कि वो खाना खाते नहीं है, वो खाना खाते हैं, लेकिन खाना वहां पे इतना महंगा नहीं होता, फूड प्राइसेस इतने ज़्यादा वहां पे महंगे नहीं होते हैं। एज फूड गेट्स चीपर, तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे कि वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी खरीद सके, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स को भी खरीद सके, तो जो नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है दैट विल राइज मोर। अब स्टेट इंटरवेंशन क्या कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? अब बात की जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की, ठीक है। तो यहां पे ये बात करी गई कि कैसे हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीवैम्प करें, और कैसे ये जो आइडिया है कि हम ज़्यादा एमएसपी देने से हम किसानों को प्रॉफिट होगा, ये बात गलत है। इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो फिस्कल रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के ही ड्रेन होंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम 2.5-3 लाख की फूड सब्सिडी बिल है हमारा, जो अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, तो अगर हम हर एक क्रॉप के ऊपर एमएसपी लीगलाइज कर देंगे तो उससे जो खाने के दाम है, फूड के दाम है, वो और महंगे होंगे। तो हो सकता है फार्मर को प्रॉफिट हो, लेकिन नॉर्मल जनता को प्रॉफिट नहीं होगा उस बात से, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ फूड माइट इंक्रीज क्वाइट अ लॉट, ये बात इस आर्टिकल में करी गई है। अब अगर हम बात करें एमएसपी प्रोग्राम की, चलो मिड 60s में हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, हम व्हीट को, राइस को बाहर अमेरिका से इंपोर्ट करते होते थे, लेकिन अब उसके बाद लेट 60s में, अर्ली 70s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। हमने फोकस किया कि कैसे व्हीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। व्हीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, कि हम इतना मिनिमम आपको देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले ग्रो करने का, व्हीट को भी और राइस को भी। तो वो सब बातें लेकिन 50-55 साल पहले की थी, बट नाउ दिस इज 2021। व्हाई आर वी कंटिन्यूइंग विद दिस स्ट्रैटेजी? बिकॉज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात करें, वो महज अब एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्राइस ही बन चुकी है, कि कैसे सरकार अपना जो नेशनल
फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सिर्फ वो जो राइट टू फूड का जो कैंपेन है, सिर्फ सरकार उसी के चलते अभी एमएसपी को यूज कर रही है। ठीक है, अब एमएसपी पे आप व्हीट और राइस को प्रोक्योर कर रहे हैं। नाउ दिस हैज रिजल्टेड इन ग्रेन स्टॉक पाइल्स फॉर ग्रेटर दैन ऑफिशियली अनाउंस्ड बफर स्टॉकिंग नॉर्म। तो यानी कि अभी जो फूड ग्रेन, जो हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, वहां पे उनके गोडाउन्स में इतना सारा अनाज रॉट कर रहा है, सड़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी भूखे मर रहे हैं। फिर भी जो हम अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, वहां पे माल न्यूट्रिशन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, सो और उसके बाद इस सब के लिए पैसा लगता है, तो वो पैसा कहां से जा रहा है? जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है व्हीट की, राइस की, तो वो टैक्स पेयर्स मनी से ही जा रहा है। तो ऑब्वियसली दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। सो क्लियरली एंड में बात यहां पे ये आती है दैट इंडिया नीड्स एन एग्रीकल्चर पॉलिसी दैट इंश्योर्स दैट फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल, बट दिस कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ हाई प्राइस ऑफ फूड। ठीक है, सो द फूड प्रॉब्लम शुड नो लॉन्गर बी सीन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बट इट इज हाई टाइम दैट पीडीएस को ओवरऑल किया जाए। ठीक है, पीडीएस को रीवैम्प किया जाए। व्हेन नेगोशिएटिंग विद द फार्मर्स, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ इंडिया। चलिए अगला आर्टिकल दोस्तों, ये लास्ट आर्टिकल है आज का। अगेन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हाउ टू हेल्प द फार्मर। अशोक गुलाटी ने लिखा आर्टिकल, ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो कंटेक्स्ट है कि क्या एमएसपी सारे क्रॉप्स के लिए 24 तरह के क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है, इज इट फिजिकली feasible? It is clearly not feasible. Now, given the farmers, so obviously giving the farmers the right to choose the best technologies and the best markets is fundamental to the robust functioning of agriculture systems in a democracy. But हमको ये भी पता that in a democratic system, policies are not always framed on scientific basis. Now they are often influenced by various lobbies, including politicians, जो कि फिर दावा करते हैं इलेक्शन से पहले वोट्स गार्नर करने के लिए कि हम बिजली आपको फ्री में देंगे, किसानों को फार्म लोन जो है वो वेव ऑफ कर देंगे। ठीक है, आपके ऊपर जितना भी कर्जा है वो सब आपका माफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल। अब अगर इसके चलते अगर सरकार कल को कहे कि जी ठीक है, हमने किसानों की हमने डिमांड हमने मान ली कि हमने चलो फार्म लॉज रिपील कर दिए, अब कल को अगर हम एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे, तो अगर एमएसपी लीगलाइज हो गई ना, तो फिर सिर्फ एक ही बायर होगा इन सब 24 के 24 क्रॉप्स के लिए, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इफ दिस डिमांड इज एक्सेप्टेड, इट विल नॉट ओनली मेस अप द इकोनॉमी बट विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी एंटी फार्मर। पिछले आर्टिकल में क्या बात करी थी कि हम चाहते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, फार्मर्स प्रॉफिट करें अपने एग्रीकल्चर से, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग द पुअर पीपल इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर ऑल्सो वेरी पुअर। सो इस तरह का ये जो डिमांड है कि एमएसपी लीगलाइज कर दी जाए, तो दिस माइट नॉट बी फिजिकली फीजिबल बिकॉज दैट विल ओनली लीव एट वन बायर। सिर्फ एक ही खरीदार होगा इस क्रॉप्स का, वो होगा सिर्फ भारत सरकार। नाउ व्हाई इज लीगलाइजिंग एमएसपी एन एंटी फार्मर आइडिया? तो बेसिक जो लॉजिक है, जो बेसिक आइडिया है दैट प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। अगर एमएसपी इज अबव द मार्केट प्राइस, no one from the private sector will buy from the farmer in the mandis. In that case, what will happen? The government will be left to become the only buyer of the last resort, and the farmers will be left high and dry because उनका अनाज कोई बाहर because अगर market price कम है और MSP ज़्यादा है, तो obviously why would anybody procure that? The issue is how much the government can buy of how many commodities and what will be its cost. तो अगर आपने MSP लीगलाइज करना है, तो फिर MSP तो 24 तरह के क्रॉप्स पे लीगलाइज होगा। अगर ये लीगलाइज हो जाता है, तो भारत सरकार को ये 24 के 24 की जो क्रॉप्स हैं, 24 क्रॉप्स जो फार्मर्स ग्रो करेंगे, तो इस सबको प्रोक्योर करने में कम से कम 7-8 लाख करोड़ लग जाएंगे। तो दिस इज नॉट फिजिकली फीजिबल एंड ऑल्सो नॉट वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर बिकॉज दैट डिप्राइव्स द फार्मर टू सेल हिज गुड्स इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। नाउ इनएफिशिएंट पीडीएस, तो अभी हमने बात करी थी कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो बहुत इनएफिशिएंट है। देयर इज अ नीड टू रीवैम्प द पीडीएस सिस्टम। ठीक है, हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हो गया प्रोडक्शन हमने मीट कर लिया, हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ व्हीट एंड राइस हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिशन है, उनकी हाइट नहीं निकलती। ठीक है, हेल्दी नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक नहीं इतना अच्छा, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सड़ रही है, वो व्हीट और राइस की बात करें, वहाँ पे ये जो अनाज है सब सड़ रहा है। अब मेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इज हैपनिंग ओनली फॉर 2 क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस, बिकॉज अब गरीबों को आटा चावल 1 रुपये 2 रुपये प्रति किलो में सरकार
दावा करती है कि हम आपको आटा चावल देंगे इतने दामों में, तो जो प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ इसी के लिए चलता आ रहा है। और भी कितने क्रॉप्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सीड्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, पहले उसकी बहुत खेती बाड़ी यहाँ पे की जाती थी, तो अगर आज उसके एमएसपी हम थोड़ा अट्रैक्टिव रख सकें, आज उसकी एमएसपी भी हम बढ़ा सकें, तो क्लियरली फार्मर्स को इंसेंटिव पल्सेस को ग्रो करने को भी मिलेगा, ऑयल सीड्स को भी ग्रो करने को मिलेगा। पर अब उसके लिए पॉलिसी एक चेंज चाहिए, एक ऑब्वियसली दैट ऑल्सो नीड्स टू हैव अ पॉलिटिकल विल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑफ फार्मर्स विच आर रेजिस्टिंग दिस मूव कि एमएसपी जो है वो बाकी क्रॉप्स पे बढ़ाई जाए। वो सिर्फ वीट और राइस की ही बात कर रहे हैं। In 2020-21, the food subsidy bill was almost 30% of the net tax revenue of the central government. तो यानी कि 100 रुपये अगर भारत सरकार 100 रुपये का टैक्स इकट्ठा कर रही है, उसमें से 30 रुपये सिर्फ फूड सब्सिडी बिल में ही जा रहे हैं। ठीक है, पीडीएस नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड ईदर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इट और either by restricting this to say the bottom 30% of the population. So for that we need credible figures, we need credible data that will come from the census के वो कौन से below poverty line हाउस होल्ड्स हैं जिनको वाकई में राशन जो है सब्सिडाइज प्राइसेस में चाहिए। ठीक है, सो वी नीड टू रीस्ट्रक्चर द पीडीएस सिस्टम। ठीक है, तो जब एमएसपी इंट्रोड्यूस 1965 में किया गया था, यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960 में जब शुरू किया था, तो एमएसपी वाज केप्ट एज एन इंडिकेटिव प्राइस, नॉट अ लीगल प्राइस। ठीक है, दिस वॉज एन इंडिकेटिव प्राइस एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट वॉज डन टू सपोर्ट द फार्मर्स, टू encourage द फार्मर्स हु एट दैट टाइम व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम का जब ऑनसेट हो रहा था, वर अडॉप्टिंग न्यू सीड्स ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रोडक्शन में एक इंक्रीमेंट हो सके कि हम बाहर अमेरिका से, रशिया से व्हीट और राइस इंपोर्ट ना करें, हम सेल्फ सफिशिएंसी अपनी कंट्री में व्हीट, राइस और ये इंपॉर्टेंट फूड ग्रेड्स की अचीव कर सके। इसके चलते यहाँ पे एमएसपी का मैकेनिज्म शुरू किया गया था। बट अब 2021 है, तो अब वी हैव टू फिगर आउट न्यू मैकेनिज्म्स, we have to consider restructuring the public distribution system, and obviously we have to consider, definitely we don't have to consider legalizing the MSP, but we certainly would want that जो भारत सरकार है वो बाकी क्रॉप्स पे भी अट्रैक्टिव MSPs रखे, ताकि फार्मर्स को बाकी क्रॉप्स, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, उनको ग्रो करने के लिए भी एक इंसेंटिव मिले। So way forward, so one argument that is floated is the price deficiency payment mechanism. तो मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, वहाँ पे एक प्रोग्राम है भवंतर भुगतान योजना। So इसमें क्या होता है, the government pays to the farmers the gap between the market price and the MSP। जब भी मार्केट प्राइसेस बिलो होते हैं MSP के, ताकि किसान को नुकसान ना हो, अगर प्रॉफिट ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो इस करके ये जो गैप है बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन केस अगर द मार्केट प्राइस फॉल बिलो द एमएसपी, तो वो सरकार प्रोवाइड करता है किसान को। मध्य प्रदेश में ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, लेकिन हाउएवर द ट्रेडर्स इन मध्य प्रदेश, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस प्रोग्राम, दे ट्राई टू मैनिपुलेट दिस मैकेनिज्म बाय वाइडनिंग द गैप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड एमएसपी। आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने से वो मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट कर देते थे, जिसके चलते सरकार को फिर पैसे किसानों को ज़्यादा देने पड़ते थे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर डिफरेंस एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच में ज़्यादा होगा, so that is the responsibility of the government, because they had envisioned this program in such a way. It may be better to use an income policy. इस बड़ा अच्छा सजेशन यहाँ पे दिया गया है, that it may be better to use an income policy on a per hectare basis to directly transfer money into the farmer's account without distorting markets through higher MSPs. ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सजेशन दोस्तों इसमें यहाँ पे दिया गया है। सो क्लियरली एमएसपी को लीगलाइज करना, वंस अगेन आई रीटरेट, विल नॉट बी द राइट सोल्यूशन। So we cannot have that kind of a mechanism that where right to MSP becomes a legal right. So obviously this suggestion given by Ashok Gulati seems to be more wise and more prudent. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर लंबा ज़रूर है, लेकिन 12 आर्टिकल्स थे तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। सो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको 1.5x या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, अगर आपने अपना टाइम थोड़ा और सेव करना है। तो मिलेंगे दोस्तों थर्सडे को और आर्टिकल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।